Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. The last time we discussed about the Pajan's rule, right? Today we discuss about MOT. MOT is not discussed, right? Or discussed. सर MOT Sir, हो गया, done. फॉर्मल चार्ज करना है ना? फॉर्मल चार्ज हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। Yes, sir. लास्ट टॉपिक हमारा वही था, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, डाइपोल मोमेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी है ना? स्क्रीन स्टार्ट होती डाइपोल मोमेंट dipole moments. You see what is dipole first of all? Dipole क्या है? You heard this word dipole before in physics? अगर हम फिजिक्स में बात करते हैं ना, फिजिक्स में डाइपोल का मीनिंग क्या होता है? Two charges of equal magnitude. Two charges of equal magnitude having opposite charges, opposite signs. When they are placed at a distance d, then the dipole moment is given by charge into the distance between the two charges. You're all able to hear me clearly? Yes, sir. So what I said, when two oppositely charged particles having equal magnitude are placed at a distance d from each other, then the dipole moment is the product of charge and distance between the two charges. Noted? सर नोट कर लिया? Yes, sir. The SI unit of dipole moment is
D by D. ये तो टेक्निकल डेफिनेशन है डाइपोल मोमेंट का. जनरली दिस इज डेफिनेशन फ्रॉम फिजिक्स ओनली. तो इसका हम यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या करने वाले हैं देखते हैं. लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस इन केमिस्ट्री एंड व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन. ये देखो, जब दो एटम हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो हम जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से? पोलर और नॉन पोलर. So when you have bond between two different atoms, that is called as polar bond because there's electronegativity difference between them, because of which one of the atom is more electronegative than the other, so it will pull the electron towards itself because of more electronegativity. तो मान लीजिए B अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करेगा. उसकी वजह से इसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा. तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. क्या है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा डिफरेंट होगा? क्या बोलते हो? सेम होगा डिफरेंट होगा? मान लीजिए जयदीप है हमारे साथ. जयदीप के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन. जयदीप ने मुझसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए. ठीक है, तो जयदीप के ऊपर चार्ज क्या आएगा? अगर जयदीप मुझसे 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? यस अनवई. सर हाँ, सर 2. जयदीप के ऊपर 2 प्लस कैसे आएगा? उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए है ना, तो -2 होगा ना. हाँ हाँ हाँ. उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए ना, ज्यादा हो गए. यस सर. तो न्यूट्रल एटम था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन मुझसे ले लिए तो उसके ऊपर आएगा -2. मेरे ऊपर क्या आएगा? आपके ऊपर प्लस. +2, क्योंकि मेरा 2 इलेक्ट्रॉन मैंने खो दिया है तो मेरे प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है और एक से, दोनों न्यूट्रल एटम होते हैं, तो जितना चार्ज उसके ऊपर होगा उतना ही चार्ज इसके ऊपर होगा. फर्क सिर्फ क्या होगा? प्लस और माइनस का होगा. मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, है ना. मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ फर्क होगा साइन में. तो दोनों चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड है. तो यही बात हुई फिजिक्स का डेफिनेशन जब देखा हमने. चार्जेस जो है डेवलप हो रहे हैं तो यहाँ भी जो है वही चार्ज डेवलप हो रहा है अक्रॉस द बॉन्ड. अक्रॉस द बॉन्ड इज डेवलपमेंट ऑफ चार्ज and both charges are equal charges having same magnitude, but difference is their sign, plus and minus. And what is the distance between them? अभी जो distance जो between them हमने d वहां बोला, basically यहाँ distance क्या है? bond length है. ये जो bond का length होगा वही distance between the two charges होगा. इस bond length को ही हम वो d बोल देंगे यहाँ पे. जो d हमने फिजिक्स में दो चार्ज के बीच का सेपरेशन का डिस्टेंस बताया था, वो d यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या है? बॉन्ड लेंथ. ये बॉन्ड लेंथ अक्रॉस जो है दोनों एटम्स वहां पे है, चार्ज डेवलप वहां पे हुआ है, राइट. तो हियर आई कैन से हियर डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट द चार्ज इज अगेन q ले लेते हैं एंड इनटू बॉन्ड लेंथ. चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ विल बी डाइपोल मोमेंट बाय फॉर्मूला. अब देखिए, एक बॉन्ड जो है वो पोलार होगा तभी उसमें डाइपोल मोमेंट होगा, है ना. अगर मान लीजिए नॉन पोलार बॉन्ड है, हमारे पास एक नॉन पोलार बॉन्ड है ए. नॉन पोलर बॉन्ड मतलब क्या? दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है ऑलमोस्ट सेम होता है या पूरा का पूरा ही सेम होता है. तो वहां पे पोलैरिटी बनेगा ही नहीं, ना कोई इलेक्ट्रॉन देगा ना कोई इलेक्ट्रॉन लेगा. तो फिर यहाँ चार्ज डेवलप ही नहीं होगा. तो यहाँ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हाट इज वैल्यू ऑफ क्यू हियर? इन केस द नॉन पोलर बॉन्ड. हाँ,
0 हो जाएगा, है ना, बिकॉज यहाँ पे चार्ज डेवलप ही नहीं होगा, पोलर बॉन्ड नहीं है, नॉन पोलर बॉन्ड है। अगर Q 0 होगा तो फिर क्या डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा? If Q is 0, dipole moment also be 0. So for a non-polar bond, if there is a non-polar bond between two atoms, then the dipole moment will be 0. हम बोले dipole moment 0 है, तो अदर वे राउंड में ऐसे बोल सकता हूँ, अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो वो मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर होगा। पर अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक बॉन्ड को लेके बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ बाई मॉलिक्यूलर एटम मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ 2 एटम इन्वॉल्व है और एक ही बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट है। तो वहां पे सिर्फ उस एक बॉन्ड को देख के आराम से हम बोल सकते हैं। परंतु जब ऐसे मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं जहाँ पे ट्राई एटमिक हो, हाँ, ट्राई एटमिक या टेट्रा एटमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उस केस में क्या, जैसे मान लीजिए BF3, अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, अगर हर एक इंडिविजुअल बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, ये बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है बताइए? इज दिस बॉन्ड पोलर और नॉन पोलर? आई एम नॉट एबल टू पोलर। हियर यू, बोल रहे पोलर है, राइट? दो डिफरेंट एटम्स के बीच का जो बॉन्ड होता है पोलर होता है, ये बॉन्ड भी पोलर है, ये बॉन्ड भी पोलर है, ये बॉन्ड भी पोलर। In spite of having all the polar bonds, the dipole moment of this molecule is 0. जबकि हम देख रहे हैं कि ये सभी के जो हमारे पास सबके सब पोलर बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, तो जरूरी नहीं है कि सारे पोलर बॉन्ड होंगे तो डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो ही हो या कुछ ना कुछ होना चाहिए। डाई एटमिक में सिर्फ पोलर नॉन पोलर देख के डाइपोल मोमेंट बोल सकते हो आप, पर एक से अधिक बॉन्ड वहां प्रेजेंट है। तो जिस प्रकार से फिजिक्स की अगर वापस हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है, मान लो F फोर्स, यहाँ पे इधर F फोर्स, यहाँ पे F फोर्स। अगर कोई हमसे ये पूछे व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, तो हम कैसे निकालेंगे? हैव यू डन वेक्टर्स एंड ऑल दिस थिंग्स इन फिजिक्स? वेक्टर रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस Yes, sir. किया है ना? तो फिर अगर आप इसको अगर रिजॉल्व करते हो इस प्रकार से और इसको ऑब्जर्व करोगे इस प्रकार से, यू विल सी ऑलमोस्ट ये दोनों फोर्स इक्वल होगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड द नेट फोर्स डाउनवर्ड्स विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू F, उसलिए ये फोर्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो Fx भी 0 हो जाएगा और आपका Fy भी 0 हो जाएगा। जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज, दो यू आर अप्लाइंग थ्री फोर्सेस देयर, अगर कोई पूछता है कि इस पे नेट फोर्स क्या एक्ट कर रहा है, तो आप बोलते हैं कि 0 है, जबकि वहां फोर्स दिख रहा है, बिकॉज वी नो दैट फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो डाइपोल मोमेंट इज आल्सो ए काइंड ऑफ फोर्स व्हिच इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इन केस ऑफ BF3 भी यही होता है। यहाँ पे अगर हम डाइपोल को डिनोट करते हैं एक फोर्स की तरह, तो हम डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड लाइक दिस, इट इज डिनोटेड, द सिंबल ऑफ डाइपोल मोमेंट इज लाइक दिस, एन एरो, पूंछ कटा हुआ। अब ये एरो किसकी ओर रहेगा? जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी ओर ये एरो होता है, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहां से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां तक इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इस तरह से दिखाते हैं। तो यहाँ पे कैसे ये एरो आएगा? इस प्रकार से आएगा, बिकॉज फ्लोरीन इज अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे ऐसा आएगा। अगेन इट इज लाइक ए फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स जैसा ही है। ये अगर 3 फोर्स मान लेते हैं, रिजॉल्व करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से ही मिलने वाला है ना? तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है। पर ऑफ कोर्स आप सोच रहे हैं सर अब क्या हमें फिजिक्स करना पड़ेगा, केमिस्ट्री के अंदर? नहीं, जरूरत नहीं है। ये तो मैंने डेप्थ में जाके बता दिया कि भी इस प्रकार से होता है डिटेल में, पर हम इसे करने नहीं वाले हैं, ठीक है। वी हैव आवर ओन वेज ऑफ डूइंग इट इन सिंपल वेज। तो हम सिंपल तरीके देखते हैं, ये सब बिना किए हम कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। फर्स्ट आप लिखिए, इफ डाइपोल मोमेंट ऑफ ए molecule is
The first thing you can write down ये बात। अब इसका आगे मैं बताता हूँ आपको कैसे पहचानेगा पोलर नॉन पोलर हमारे तरीके से। नॉट गोइंग इन डिटेल इन फिजिक्स एंड ऑल दिस थिंग्स, हाउ कैन वी जज। लिख लिया आपने इन बातों को? Yes, sir. If all surrounding atoms are same, इन बातों को देख के आप बिना ये सब वेक्टर्स वगैरह करके भी बोल सकते हो कि एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होगा कि नॉन जीरो होगा, मतलब पोलर और नॉन पोलर होगा। अगर एक मॉलिक्यूल के सारे सराउंडिंग एटम सेम है एंड there are no lone pairs in central atom, the dipole moment is 0. अगर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं है और सारे के सारे सराउंडिंग एटम कैसे हैं, सेम है, तो आप बोल सकते हो कि डाइपोल मोमेंट उससे क्या होगा, 0 होगा। डाइपोल मोमेंट विल बी 0। मतलब इसका अदर वे अराउंड ऐसा ही मीनिंग हुआ ना कि अगर सराउंडिंग एटम सेम नहीं है या फिर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो फिर वो 0 नहीं हो सकता है। तो हम 0 होने के लिए कंडीशन लिखते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं 0 होने के लिए तो फिर आप समझ जाना कि वो नॉन जीरो है बाय डिफॉल्ट। तो 0 होने के लिए एक कंडीशन ये है, एक और कंडीशन 0 होने के लिए है these are two conditions where dipole moment becomes 0। इस बात को आप याद रखिए तो बाकी अपने आप हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल का स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री है तो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री में लोन पेयर होता है, ठीक है, दो लोन पेयर होते हैं। सर व्हाट इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री? आपका ज्योमेट्री और शेप्स नहीं हुआ है क्या? नो सर। नो सर। ओके ठीक है, तो इसके बाद हम वही करेंगे। अब लिख लीजिए, अलग अलग टाइप के ज्योमेट्री एंड शेप्स होते हैं, उसमें से एक शेप है स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। अगर उस प्रकार का ज्योमेट्री इसके अंदर हो जाए या उसका शेप इसके अंदर स्क्वायर प्लानर शेप आ जाए इसके अंदर तो भी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। ये 2 पॉइंट को नोट कर लिया? Yes, sir. या फिर बेसिकली सेकंड पॉइंट में क्या होना चाहिए पता है क्या? अगर आपको ज्योमेट्री के बारे में तो पता भी नहीं है तो बेसिकली यहाँ पे 4 सिग्मा होना चाहिए सेंट्रल एटम को और 2 लोन पेयर।
जिस भी सेंट्रल एटम पे 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर होगा उसको ही स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री बोलते हैं। तो जब भी 4 सिग्मा 2 लोन पेयर है तो हम 0 बोल सकते हैं डेवलपमेंट। तो पहले हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेके, भाई ये आपको बताना है कि ये डायपोल मोमेंट 0 होगा नहीं होगा इस एग्जांपल्स के अंदर। जैसे CaCl3 स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करेंगे इसका, तो इस प्रकार से होगा। बताओ इसका डायपोल मोमेंट 0 होगा कि नॉन 0 होगा? Non-zero. नॉन 0 होगा बिकॉज सराउंडिंग एटम सारे सेम नहीं है ना। यहाँ पे H आ गया बीच। अगर सारे सराउंडिंग एटम सेम नहीं है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डायपोल मोमेंट बिकमिंग 0, बिकॉज दोनों ही कंडीशन में देखा हमने, दो कंडीशन 0 का, दोनों ही जगह कॉमन बात क्या है, सराउंडिंग एटम सेम होना चाहिए। इसके सराउंडिंग एटम सेम नहीं है तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? नॉन 0 होगा। अगर नॉन 0 डायपोल मोमेंट है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल। इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल जो है पोलर है। हम जानते हैं कि H2O इज ए सॉल्वेंट। अगर कोई हमसे ये पूछे कि पोलर सॉल्वेंट की नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो हम क्या बोले? पोलर की नॉन पोलर। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। The 6 electrons on the outermost shell, 2 लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन। क्या सारे सराउंडिंग एटम सेम है? हाँ जी Yes, सेम sir. है। फर्स्ट अगर पॉइंट हम लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? सब सराउंडिंग एटम सेम होना चाहिए। हाँ सब सेम है। फिर वो क्या बोलता है कि सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए, है ना। पर हम देखते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर है तो पहला पॉइंट वैलिड नहीं है 0 होने के लिए। पर 0 के लिए और एक पॉइंट हमारे पास है, वो देख लेते हैं। सराउंडिंग एटम सेम होना चाहिए और उसका ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर होना चाहिए। तो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री में हम जानते लोन पेयर होता है, परंतु कितने सिग्मा होता है? कंडीशन 2 में 4 सिग्मा 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर तो है पर 4 सिग्मा यहाँ पे नहीं है, तो दूसरा कंडीशन भी फेल। डेवलपमेंट क्या होगा इसका? नॉन 0 होगा। H2O इज ए पोलर सॉल्वेंट। इट इज ए पोलर सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. XeF4 Xenon 18 ग्रुप एलिमेंट है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चार फ्लोरीन, 2 लोन पेयर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 सिग्मा है और 2 लोन पेयर। उसका मतलब कौन सा? ये स्क्वायर प्लानर है ना। केस नंबर 2, Yes, sir. Non-polar. एटम्स सेम एंड इट हैज स्क्वायर प्लानर शेप। स्क्वायर प्लानर है, उसका डेवलपमेंट क्या होगा इसका? 0। मतलब ये क्या होगा? नॉन Polar. पोलर। क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Before moving ahead, I think I will cover this shapes and geometry also, है ना। तो ये कनेक्टेड हो जाएगा, साथ ही कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? 0 कैसा है पहचानना, नहीं पहचानने में डायपोल मोमेंट? तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि 0 नॉन 0 पहचानने के लिए आपको पहले शेप बनाते आना चाहिए, स्ट्रक्चर है ना। और आपने स्ट्रक्चर बराबर बनाया तभी जाके आप ठीक से देख पाओगे कितने लोन पेयर है, क्या है क्या नहीं, ज्योमेट्री क्या है। उसी लिए हम ज्योमेट्री और शेप देख लेते हैं इसी बहाने। कैसे हम बनाएंगे शेप ज्योमेट्री सब।
देखिए सर हाँ सर हमें सारे जो शेप है वो लुईस के हिसाब से बनाने हैं ना? क्या बोल रहे हो, किसके हिसाब से बनाना है? सर लुईस। नहीं, लुइस हिसाब से नहीं बनाने का है। वो लुइस डॉट स्ट्रक्चर तो जमाने पहले की बात है, वो सिर्फ लुइस डॉट स्ट्रक्चर में ही उतना लागू होता है, उससे हमें कुछ फर्क शेप हम जो पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी में, इसको आपको VSEPR थियरी कुछ दिया रहेगा, समथिंग लाइक दैट, वेस्पर थियरी, बैलेंस बॉन्ड थियरी, है ना, दिस काइंड ऑफ यस थियरीज सर। आपको दिए रहेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी। हम उसके आधार पे बनाएंगे, नॉट बेस्ड ऑन लुइस। दो हमें उस सीरीज को पढ़ने की आवश्यकता, मतलब हमें यहाँ बनाने के लिए जरूरत नहीं, तो आप उसको पढ़ सकते हो, रट्टा मार सकते हो आपके स्कूल के एग्जाम के लिए, ठीक है, परंतु वो सब हर एक पॉइंट टू पॉइंट लर्न करने की आवश्यकता नहीं है हमें शेष बनाने के लिए, सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए दो सिग्मा बॉन्ड है। देखो आपको याद है हाइब्रिडाइजेशन किया था हमने, हाइब्रिडाइजेशन तो किया था ना, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमने क्या देखा था, क्या गिनना पड़ता है हमको सेंट्रल एटम पे, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड गिनना पड़ता है क्या? नो सर। माय गॉड, आप सब भूल गए। हाँ, पाई बॉन्ड नहीं गिनते, हमसे क्या गिनते हैं, सिग्मा और लोन पेयर गिनते सिग्मा हैं ना। एंड लोन पेयर। फॉर फॉर हाइब्रिडाइजेशन वी काउंट सिग्मा एंड लोन पेयर, होपफुली यू रिमेंबर, डोंट नो। अगर दो हो गया सिग्मा प्लस लोन पेयर तो हम क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, याद होगा, यस हाइब्रिडाइजेशन। सर। तीन हो गए तो sp2। sp2, चार हो गए तो sp3। अगर वो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया ना, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp है तो समझ जाना ज्योमेट्री फिक्स है, हाइब्रिडाइजेशन से हम ज्योमेट्री को रिलेट करते हैं। अगर वो sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो ज्योमेट्री उसका जो होगा वो होगा लीनियर, उसको बोलेंगे हम लीनियर ज्योमेट्री, मतलब कोई इस प्रकार से होगा ऐसा। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 है तो इसको बोलते हैं हम ट्राइगोनल लेनार, कुछ इस प्रकार से, मतलब तीन होगा, तीन ऐसे होंगे। अब तीनों सिग्मा भी हो सकता है, दो सिग्मा एक लोन पेयर भी हो सकता है, वो अलग बात है, पर इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा ट्रायंगल की तरह, ज्योमेट्री मतलब स्पेशल अरेंजमेंट। अगर sp3 है that will be called as tetrahedral geometry fix, tetrahedral is something like this, ये दोनों एक ही प्लेन में रहेंगे ऐसे, एक जो है ना, ये जो हमारा क्या बोलते हैं, जो मेरा स्क्रीन है मोबाइल का, इसके पीछे की ओर होगा और एक आगे की ओर होगा, एक आगे होगा ऐसे, जिसको मैं डार्क लाइन से करता हूँ, दिस मीन्स वो ऊपर की ओर उठ के आ रहा है, और एक पीछे है डॉट, ऐसे डैश लाइन का मतलब है पीछे की ओर है, so tetrahedron, टेट्राहेड्रॉन मैथ्स में, so अगर आप ये तीनों को अगर अटैच करोगे तो फॉर्म है ट्रायंगल, ट्रायंगुलर बेस होगा, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ये 5 हो गया तो इसमें कॉल्ड एज sp3d hybridization and geometry will be trigonal bipyramidal, this will be something like this, तीन एटम जो है ऑन द प्लेन दे विल फॉर्म ए काइंड ऑफ ट्रायंगल, इस प्रकार से
सेम प्लेन पे होंगे और दो एटम जो है ना एक ट्रायंगल के ऊपर की ओर होगा और एक नीचे की ओर। समझिए ये सब सेम प्लेन में नहीं है, सिर्फ ये तीन ही सेम प्लेन पे है। ये मतलब परपेंडिकुलर है। ये जो प्लेन है, तीन एटम जो है जो ट्रायंगल बना रहे हैं उसके परपेंडिकुलरली ये दो एटम बी है, एक ऊपर एक नीचे। अब विजुअलाइज कर पा रहे हैं उसको? यस सर। दैट मींस इफ यू जॉइन दिस बी विथ दिस पीपल, ये तीन जो एटम एक प्लेन को ज्वाइन करेंगे, इट विल लुक लाइक ए पिरामिड, इट विल फॉर्म ए पिरामिड। वैसे इससे भी नीचे जाएंगे पिरामिड। तो क्योंकि इसका बेस ट्रायंगल है तो इसे बोला ट्राइगोनल। क्योंकि आपको ऊपर से एक नीचे दो पिरामिड यहाँ पे दिख रहे हैं इसलिए उसको बोलते हैं बाई पिरामिडल। तो पूरा नाम उससे क्या हो गया? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया। अगर सिग्मा प्लस 1/6 है तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 हो जाएगा या फिर d2sp3b हो सकता है। ऑफकोर्स जनरली आपका sp3d2 ही आता है, पर ये भी हो सकता है। दिस विल बी कॉल्ड एज स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो यहाँ पे जो है आपको चार एटम है वो ऑन द प्लेन होंगे, दे विल फॉर्म ए काइंड ऑफ स्क्वायर। और जो दो एटम होंगे इससे परपेंडिकुलरली एक ऊपर की ओर होगा और एक परपेंडिकुलरली नीचे की ओर होगा। क्योंकि वापस इसको आप ऊपर जो एटम है उसको आप जोड़ोगे चार एटम से तो ये लगेगा पिरामिड। वैसे नीचे वाला भी देगा आपको पिरामिड, बट इसका बेस कैसा है? इसका बेस जो है स्क्वायर बेस है, इसलिए इसको हमने बोला स्क्वायर बाई पिरामिडल। नोटेड? यस सर। पक्का? इतना फास्ट सर कैसे हमको ये कर रहे हो? स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे हाँ जी, जितना मैंने मतलब यहाँ पे एग्जाम में। लिखा है सर स्क्रीन के एग्जाम ऊपर। में। एग्जाम में देखिए जी, अगर आपका स्कूल का एग्जाम तो बनाना पड़ता है ना, पूछेगा तो। पर ऑफ कोर्स इफ इट इज जेईई एंड नीट वहां बनाना थोड़ी पड़ता है। पर आपको गरज पड़ेगा रफ पेपर बनाने की, बिकॉज अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा उसके बेस्ड यू शुड नो स्टफ, दूसरे पढ़ा रहे हैं। भले ही वहां बना के दिखाना नहीं है परंतु रफ में तो बनाना ही पड़ेगा। हमको पता होना चाहिए कैसे बनाना है, क्योंकि उसके बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, because sigma plus lone pair is 7 is the last case, then hybridization is sp3d3, then जो 5 बी एटम है वो एक प्लेन पे होंगे एंड फॉर्म पेंटागन, और दो परपेंडिकुलरली एक ऊपर एक नीचे, तो इसका नाम क्या होगा? पेंटागोनल बाई पिरामिड। जैसा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्क्वायर पे, वैसे पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बस तीनों में क्या हो रहा है? एक ट्राइंगल है, एक और बढ़ गया तो स्क्वायर बन गया, एक और बढ़ गया पेंटागन बन गया, बाकी सब सेम। इस प्रकार स्पेशल अरेंजमेंट होता है एटम्स का जब ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होता है। वो हर एक जो स्पेशल अरेंजमेंट है उसका स्पेशल नाम है, इसी को बोलते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इज स्पेशल अरेंजमेंट। यहाँ तक सबने नोट कर लिया और एक बार देख लीजिए, इज इट क्लियर टू यू? याद ही करना और कुछ नहीं, पर समझा समझ के बताया ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। लीनियर, ट्रायंगुलर, प्लेनर, यू शुड फील इट। हाँ ये बराबर है, इसका नाम ऐसा ही होना चाहिए। Done everybody? यस सर।
अब हम शेप्स की बात करते हैं। देखो ज्योमेट्री जो है ना, एक बात ध्यान रखना, जैसे मैंने यहाँ पे सबके सब जो स्ट्रक्चर बनाए मैंने वहां सबके सब सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, पर वहां सिग्मा बॉन्ड हो या वहां पे लोन पेयर, हो सकता है कि बीच में वहाँ एक लोन पेयर आ जाए, कि हमने क्योंकि सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल टू लिया है ना, सिग्मा प्लस लोन पेयर हमने 5 लिया है, सिग्मा प्लस लोन पेयर 6 लिया है, तो पर मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया वो सबके सब सिग्मा ही लिया है, लोन पेयर 0 ले लिया मैंने बनाते वक्त, ताकि सिंपल समझने में रहे। पर हो सकता है कि वहां पे एक लोन पेयर आ जाए, 2 लोन पेयर आ जाए, 3 लोन पेयर आ जाए, पर उससे ज्योमेट्री का कोई अंतर नहीं पड़े, ज्योमेट्री वही रहेगा, मतलब अरेंजमेंट वैसा ही रहेगा, अरेंजमेंट में कोई बदलाव नहीं होगा, ना ही नाम में बदलाव होगा, नाम भी वही रहेगा ज्योमेट्री का। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे शेप, उसमें बदलाव होगा। शेप जो है वो लोन पेयर पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री डिपेंड नहीं करता है। लोन पेयर के होने या ना होने से ज्योमेट्री में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पर यस, क्या हो गया? ठीक है, पर शेप जो है वो फर्क पड़ता है। शेप में जो है हम लोन पेयर कंसिडर नहीं करते हैं। तो लेट अस सी विथ लोन पेयर्स नाउ। जब लोन पेयर हम डाल देंगे तो डिफरेंट शेप्स का नाम क्या होगा? मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी? ज्योमेट्री में कोई अंतर नहीं हो, शेप अंतर पड़ता है। लेट अस टेक वन बाय वन केसेस एंड सी शेप्स। हम शेप्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट शेप्स से कौन कौन से केसेस है। सबसे पहला केस क्या है? सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल टू 2 वाला केस। इसमें जो है ना लोन पेयर होने की संभावना ही नहीं, यहाँ पे हमेशा सिग्मा 2 और लोन पेयर 0 इकलौता केस हमारे पास इसके अंदर है, जिसमें आप देख सकते हो कि दोनों सिग्मा ही होंगे। और इसका ज्योमेट्री का नाम क्या बोला था हमने? ज्योमेट्री क्या है? लीनियर है। और इसका शेप का नाम भी यहाँ पे लीनियर होगा। याद रखिए एक और बात को, जब सेंट्रल आइटम पे लोन पेयर नहीं होगा, जब सेंट्रल आइटम पे एक भी लोन पेयर नहीं होगा, तो जो उसका ज्योमेट्री है वही उसका शेप होगा। अगर सेंट्रल आइटम पे एक भी लोन पेयर नहीं होगा तो जो उसका ज्योमेट्री होगा वही उसका शेप का नाम भी होगा। जब उसकी लोन पेयर आएगा तभी उसका नाम बदलेगा। यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है, ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होंगे। Moving to the next case, that is sigma plus lone pair equal to 3. यहाँ दो केसेस पॉसिबली है। केस 1 क्या है कि हमारे पास हो सकता है कि 3 को 3 सिग्मा हो और एक भी लोन पेयर ना हो, तो भी ये 3 होगा। सेकेंड केस ये पॉसिबल है कि हमारे पास 2 सिग्मा है और एक लोन पेयर। So in the first case, because you have all 3 sigma, इस प्रकार से होगा। इसका ज्योमेट्री हम जानते हैं, ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनार। शेप क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनार। बिकॉज सेंट्रल आइटम पे एक भी लोन पेयर नहीं है, जो उसका ज्योमेट्री का नाम होगा वही शेप का नाम होगा। तो ज्योमेट्री अपने को याद है, शेप बता देंगे। पर अभी यहाँ पे अगर मान लीजिए 2 सिग्मा एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। हर एक का पोजीशन भी फिक्स होता है, कहाँ पे आएगा, लोन पेयर हमेशा वहीं पे आएगा। तो ये जो अभी आप शेप बताना है, तो शेप बताते वक्त जो होता है ना, तो आपको लोन पेयर देखना नहीं होता है। अगर अपने हाथों से आप लोन पेयर को छुपा दो, सिर्फ बी को ध्यान से देखो, इट इज लुकिंग लाइक, इज इट लुकिंग लाइक एन एंगल? इज इट लुकिंग लाइक वी, उल्टा वी? इज इट appearing as if there was straight क्या बोलते हैं, a stick which I have bent? ऐसा आपको दिख रहा है वो लोन पर छुपा दूं तो? Yes, sir. Yes, sir. एक लकड़ी को हमने इसे बेंड कर दिया, वैसा लग रहा है बेंट हो गया है, तो इसका नाम है बेंट शेप।
देखो फिक्स शेप का नाम फिक्स होता है, परंतु मैं क्यों लॉजिक दे रहा हूँ ताकि याद करने में आसान हो जाए। इसका ज्योमेट्री में परिवर्तन नहीं होगा, है ना। ज्योमेट्री जो है ट्रायगोनल प्लेनार ही होगा इसका भी और इसका, क्योंकि ज्योमेट्री को जो है ना सिर्फ इससे फर्क, इसको क्या चाहिए, टोटल 3 है क्या, टोटल 3 है तो ज्योमेट्री फिक्स है। उस पे लोन पेयर है या नहीं है, ज्योमेट्री को उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर शेप को फर्क पड़ता है। तो बोल दे लोन पेयर नहीं है तब शेप ट्रायगोनल प्लेनार है, अगर लोन पेयर आ गया शेप बदल गया, मतलब शेप इज बेंड शेप बोलेंगे इसको, या फिर इसको बोलेंगे वी शेप, या इट इज कॉल्ड एज एंगुलर शेप। एंगुलर, डन एवरीबॉडी? Yes, sir. अगर लोन पेयर प्लस सिग्मा का टोटल काउंट 4 हो जाए, इसका पहला केस ये हो सकता है कि चारों के चारों सिग्मा है और लोन पेयर एक भी नहीं। सेकेंड केस में क्या हो सकता है, सिग्मा हमारे पास 3 है और लोन पेयर 1। थर्ड केस 2 सिग्मा 2। पहले वाले केस में कंफ्यूजन नहीं है बिकॉज सब के सब ऐसे ही हैं, तो वैसे ही जैसे ज्योमेट्री होगा वैसे ही। इन ऑल दिस ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। यहाँ शेप क्या है, टेट्राहेड्रल ही है, बिकॉज यहाँ पे सेंटर एटम पे लोन पेयर नहीं है, जो ज्योमेट्री होगा वही होगा शेप। एक लोन पेयर आ जाए तो एक लोन पेयर काट देंगे, हमेशा ऊपर ही लोन पेयर आना चाहिए, हमेशा, ऑलवेज। पुट वन लोन पेयर ऑन टॉप, और इसको आप ऑब्जर्व करो केयरफुली। हम में जानते हैं कि एक सेम प्लेन पे नहीं, अलग अलग प्लेन पे है। द ट्रायंगल, इज इट लुकिंग लाइक ए पिरामिड? Is it looking like a pyramid? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका शेप का नाम हो गया पिरामिडल, इसको बोलते हैं पिरामिडल। जब एक लोन पेयर और 3 सिग्मा होता है उसको बोलते हैं पिरामिडल शेप। 2 लोन पेयर, एक, बताओ इट इज लाइक अगेन बेंड शेप, बेंड या वी शेप या एंगुलर शेप। ये बॉन्ड टेढ़े मोड़े नहीं है, ठीक है, मेरे हाथ टेढ़े मोड़े बन रहे हैं, सीधा ही होते हैं बॉन्ड। ये सिग्मा प्लस लोन पेयर इक्वल टू 4 वाले केसेस। Now if you sigma plus 1 per equal to 5, अगेन ज्योमेट्री जैसा 5 आ गया ज्योमेट्री फिक्स हो गया, ज्योमेट्री इज ट्रायगोनल Bipyramidal. बाइपिरामिडल। So now first case is sigma is 5 and lone pairs are 0. Second case what we can have is sigma equal to 4, lone pairs equal to 1. The third case we can have is sigma is 3 and something is wrong, यहाँ 3 आएगा, है ना। We have 4 cases here, ये इतने केस है। आप में से कोई बोल सकता है सर क्या कुछ जगह पे आप कुछ केस मिस कर रहे हो क्या, ऐसा ही पॉसिबल है, वैसे ऐसा मन में आपका आता होगा सर। दिस इज आल्सो पॉसिबल। नाउ यू कैन पुट हियर 1 sigma 4 lone pair, 0 sigma 5 lone pairs, and some other place, some other combination also is possible. Yeah, there are different combinations possible mathematically, but we take only those combinations which exist. हम सिर्फ वही कॉम्बिनेशंस को ले रहे हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। उसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन कोई मीनिंग नहीं, कोई ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, उसके कोई साइंटिस्ट ने आज तक किसी ने सोचा भी नहीं है, उससे हम सोचेंगे नहीं। So if you have all 5 sigma, then this is a structure, you know, this is trigonal bipyramidal.
अगर एक लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर कहाँ पे आएगा? लोन पेयर यहाँ पे आएगा। पोजीशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आएगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज सीसॉ। इस शेप को बोलते हैं सीसॉ शेप। अगर आपके पास दो लोन पेयर है तो दो लोन पेयर यहाँ पे आएंगे। And this is called as T shape. We have three lone pairs. And this is called as linear. Any doubt here? यहाँ तक किसी को शंका? No, sir. 6. इसमें केस 1 है सिग्मा इक्वल टू 6, लोन पर इक्वल टू 0. Case 2 could be sigma equal to 5, lone pair equal to 1. And case 3 would be sigma is equal to 4, lone pair equal to 2. Again 6 है, मतलब एक सिर्फ ज्योमेट्री फिक्स होगा सभी, इधर all in all cases total is 6, geometry is fixed, there is square, bipyramidal. अब भाई लोन पेयर नहीं है तो उसके हम जानते हैं the square bipyramidal, the shape will be remaining same as that of geometry in case there are no lone pairs in central atom. अगर मान लीजिए एक लोन पेयर आ गया तो ये ऊपर की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा, दोनों कोई जगह पे। तब क्या पहले दो पिरामिड थे, ऊपर से एक पिरामिड, जैसे एक पिरामिड, और हम जानते हैं शेप में जो है आपको लोन पेयर देखना नहीं है, तो क्या होगा, ऊपर पिरामिड गायब हो गया, अभी ऊपर आइटम है ही नहीं, सिर्फ नीचे का एक पिरामिड बच गया आपके पास, ये ओनली वन पिरामिड, तो इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, बाई पिरामिडल नहीं होगा, स्क्वायर this is not square bipyramidal now, it's only square pyramidal, बिकॉज पहले दो पिरामिड थे उसमें से एक पिरामिड गायब हो गया है। अब अगर दो लोन पेयर आ जाए तो फिर एक ऊपर एक नीचे, अब देखो दोनों पिरामिड गायब हो गए, अब बस फक्त स्क्वायर बच गया, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनार, सिर्फ प्लेन स्क्वायर बच गया है, ना ऊपर का पिरामिड और नीचे दोनों पिरामिड गायब, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनार। ये तीन शेप। सर एक बार प्लीज लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं? हाँ सर, थैंक दिस इज डन। Yes, डन हो गया क्या? sir. Yes, sir. Yeah, the last one is what? Sigma plus 1 पर equal to 7 is the last one. यहाँ पे दो ही केस है, केस 1 केस 2. केस 1 all sigma and no lone pair. Case 2 is you have one lone pair. सब सिग्मा है तो कोई दिक्कत नहीं, वही पेंटागोनल। Bipyramidal. This is pentagonal, bipyramidal.
But if you have one lone pair, the lone pair comes into this pentagon. ये पेंटागन में लोन पेयर आ जाएगा. Distorted square bipyramidal. Distorted square bipyramidal. Because it looks like a square bipyramidal, right? अगर आप लोन पेयर छुपा दो तो it looks like a square bipyramidal, परंतु हम जानते हैं कि वहाँ लोन पेयर होने की वजह से स्क्वायर नहीं हो सकता. It will not be exact square, पर डिस्टर्ब हुआ स्क्वायर है, तो उससे उसको हम बोलेंगे distorted square bipyramidal. These are different shapes. ज्योमेट्रीज तो बस टोटल पे डिपेंड करते हैं, शेप जो लोन पेयर के हिसाब से होते रहते हैं. तो आपको ये सभी शेप्स ज्योमेट्रीज लर्न करने पड़ेंगे बार बार. लर्न करने के लिए आसान होने के लिए मैंने समझाते हुए बताया ये सब, ताकि इट इजी टू लर्न. ये इसका टेबल एनसीईआरटी में दिया हुआ है. मेरे ख्याल से वहां से जो मैंने बताया उसमें से एक दो मिसिंग रहेंगे, रिमेनिंग ऑल टेबल में एनसीईआरटी में दिया रहेगा. जो मैंने बताया उसमें एनसीईआरटी के अलावा एक या दो या तीन कुछ एक्स्ट्रा होगा जो नीड और चाहिए के हिसाब से, जो एनसीईआरटी में नहीं. रेस्ट और है. लेट्स सी एग्जांपल्स. अब हम यहाँ पे सब चीज को अप्लाई, जो मॉलिक्यूल में दूंगा उस मॉलिक्यूल का व्हाट यू शुड डू. 3 मिनट है मेरे पास. तो व्हाट यू कैन डू इज दैट, जो मॉलिक्यूल्स को दूंगा उसका फॉलोइंग थिंग्स जो घर पे करके लेके आइए चलाते वक्त, तो इट विल बी इजी. व्हाट ऑल थिंग्स टू डू, यहाँ मैं मॉलिक्यूल देता हूँ. यहाँ पे आप उसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, ज्योमेट्री लिखेंगे, शेप लिखेंगे, और ये मॉलिक्यूल पोलार है कि नॉन पोलार लिखेंगे. मतलब डायपोल मोमेंट 0 है कि नॉन जीरो. 0 है तो नॉन पोलार, नॉन जीरो तो पोलार. तो डायपोल मोमेंट भी आ जाएगा, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ आ जाएगा. तो दिस ऑल मॉलिक्यूल्स विल डू. Cl2, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स. बस इतने मॉलिक्यूल्स का जो है ना, ये सब चीजें आप करिए. Once you do this properly, that means आपका फिर वो उतना प्रिपरेशन हो जाएगा. ओवरऑल बहुत बड़ा टॉपिक इसमें कवर हो जाता है. इसमें से कोई एक आध एग्जांपल, ये 2 एग्जांपल मैं खुद से लूं क्या आपको समझने के लिए, तो आप मुझे बोल सकते हो ये एग्जांपल आप लेके बताओ करके, क्योंकि 1 मिनट समय मेरे पास और है. If you think sir this one, can you please tell me now? I can tell. Or if you think you can do all to yourself, so सर HPO2 वाला बताओ ना. HPO2 2 minus HPO2. सेंट्रल एटम यहाँ फॉस्फोरस है. हमारे पास फॉस्फोरस 15 ग्रुप एलिमेंट, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट शेल में उसके. यहाँ पे एक H हमारे पास है और 2 ऑक्सीजन है. ऊपर 2 माइनस मतलब माइनस माइनस, और O माइनस सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, हम जानते हैं. हाइड्रोजन भी एक ही बॉन्ड बनाएगा. एक बॉन्ड हाइड्रोजन बना लिया, एक बॉन्ड O माइनस ने, और एक बॉन्ड O माइनस से बना लिया. एक लोन पेयर आ गया. अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है.
इससे मुझे समझता है कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, टोटल मिलाकर 4 हो गया, 4 मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3, और 4 मतलब ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। अगर इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में इसको प्रॉपर्ली अरेंज करूं तो मुझे दिखता है कि यहाँ पे लोन पेयर ऊपर होना चाहिए, यहाँ पे H, O माइनस O माइनस, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर ऊपर आ गया। इसको देख के समझ में ये क्या है, शेप क्या होगा इसका, पिरामिडल, शेप इज पिरामिडल। नाउ डायपोल मोमेंट 0 है कि नहीं है, सारे सराउंडिंग आइटम यहाँ पे सेम नहीं है, तो डायपोल मोमेंट इज नॉट 0, इट इज नॉट 0, दिस मॉलिक्यूल इज पोलर मॉलिक्यूल। इज इट ओके, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. Any other molecule should I do, or you can do yourself, that's all, So try in a similar करेंगे. way. Yes, thank you very much. Thank you, sir. Yeah, tomorrow also we'll meet, tomorrow also I'm available, tomorrow also there won't be any issue.